हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेसिक सी चीज़ें आज फिर से सीखते हैं। ठीक है, आज जो है छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डिस्कस हम आई थिंक लास्ट क्लास में या बहुत बार मैं क्लासेस में बोल देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, जैसे मैंने मान लो लिया 3 और 3.001 ले लिया, मान लो ये दो नंबर है, या सुनो, इन दोनों के बीच में मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। पहली चीज। सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मैं रैशनल नंबर भी बोल सकता हूं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी बोल सकता हूं। यानी कोई भी दो नंबर्स के बीच में मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर पॉसिबल है। ध्यान रहेगी, चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट आता है मेरा, क्या कि मैं आपसे पूछूं कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा। 3 से जस्ट बड़ा नंबर पूछा मैंने आपसे। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग से एकदम से आंसर निकलेगा सर 4, बट बेटा 4 इंटीजर है। अगर मैं बोलूं 3 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4। दैट्स ग्रेट, वो बिल्कुल सही है कि 3 से जस्ट बड़ा इंटीजर 4 ही होता है। 3 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है? 4 ही होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर, यानी मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रियल नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लो 3 यहां पे है तो 4 यहां पे होगा कहीं। तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या हो सकता है? मे भी हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में है सर, अभी अभी हमने बात की 3.001 था ना। ठीक है, तो मैंने अभी अभी ये भी बताया कि इन दोनों के बीच में मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर हो सकते हैं। या फिर मैं आपसे बोलूं कि 3.001 अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो इससे छोटा है, या सुनो, तो ये जस्ट बड़ा कैसे हुआ? ये बड़ा हुआ ना। और जब मैंने बोला ये बड़ा है तो फिर मैंने एक जीरो और लगा दी यहाँ पे, या 2 जीरो लगा दी। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर लिख सकते हो आप? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या सुनो। यस, तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स में, तो किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, यानी मैं नहीं लिख सकता, नहीं बता सकता किसी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं छोटे की, तो कि जस्ट स्मॉलर नंबर बताओ 3 से, तो भी पॉसिबल नहीं है। आप जो भी नंबर लिखोगे, आपने लिखा 2.99, मेरा अगला आंसर होगा 2.999। ये लिखा तो कोई बच्चा बोल देगा सर 2.999 भी तो होता है, यस सुनो। यस, तो ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर लिख सकता हूं जो 3 तक पहुंचेंगे ही नहीं कभी, पर 3 से छोटे होंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एक नंबर लिखो, मैं उससे बड़ा और 3 से छोटा एक नंबर लिख सकता हूं कभी भी। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलना चाहता है मुझे, कि भाई कोई भी अगर आपको नंबर दे और उससे पूछे कि जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा नंबर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरा आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर वो पूछे कि इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 3 से जस्ट बड़ा इंटीजर तो 4 ही होता है। 3 से जस्ट बड़ा होल नंबर क्या होगा? 4 ही होगा। नेचुरल नंबर होगा 4 होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है जो आप आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड एक चीज देखो कि आपसे अगर मैं पूछूं कि मेरा इंटरवल है 3 to 7, लेट मैंने ऐसे लिख दिया, और ये हम सब जानते हैं दिस इज योर क्लोज इंटरवल। पहली क्लास से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस सेट है। अगर ये इंटरवल आपको गिवन है और मैं इससे पूछूं कि आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है इस क्लोज इंटरवल 3 to 7 में, तो आपका आंसर क्या होगा? सर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 7 है। स्मॉलेस्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर सीधा सा आंसर होगा सर 3 होगा, क्योंकि ये यही बताता है सर कि 3 to 7 तक सारे नंबर और 3 और 7 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है सर। ओके, चलो सिंपल सा है तो इसको थोड़ा सा मुश्किल बना लेते हैं, बट थोड़ा सा ही है। अब मैंने लिख दिया ओपन इंटरवल 3 to 7 और मेरा क्वेश्चन जो है वो फिर से सेम है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हेयर एंड व्हाट इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, तो कुछ बच्चों का फिर से आंसर आएगा 7। तो बेटा अभी अभी ने बात पढ़ी है, ये क्या है सर? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या बोलता है? ऑल द नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स, मींस 3 और 7 के बीच के सारे नंबर, बट 3 और 7 नहीं होगा। तो 7 जब इस
सेट में है ही नहीं, इस इंटरवल में है ही नहीं, तो मैं यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर 7 कैसे लिख सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि ये नंबर तो जस्ट 7 से छोटा होगा, और अभी अभी मैंने बात की कि जस्ट 7 से छोटा है, जस्ट किसी भी नंबर से छोटा नंबर जैसी कोई बात ही नहीं होती। तो इस केस में हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा लिख लेना, डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलरली अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर के पास जाऊँ तो, अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर के पास जाता हूँ तो सर 3 क्या इसमें है? नहीं है, तो 3 से जस्ट बड़ा होना चाहिए कुछ, तो जस्ट बड़े जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसका मतलब ये भी क्या करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। होप शो चीज़ें क्लियर है, सिंपल है, क्लियर? ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता ग्रेटेस्ट नंबर की बजाय ग्रेटेस्ट इंटीजर, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा? 7 है क्या इसके अंदर? सर नहीं है। 7 से छोटा क्या होगा? 6। क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा? अगर मैं इस नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करता हूं, मैं चाहता हूं 3 to 7, बट 7 और 3 पे ओपन इंटरवल, बीच में क्या आएगा? 4 भी आएगा सर, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ये पूरी लाइन डार्क रहेगी। तो मतलब ये सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? दैट इज 6, तो इट मींस द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 6। सिमिलरली अगर मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो क्या आएगा? सर मेरा आंसर होगा 4। याद रहेगा, सिंपल। तो यहाँ आपसे इंटीजर भी पूछा जा सकता है। तो होप सो ये चीज़ें क्लियर है। अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज कर दे तो भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? सर मेरा आंसर 7 होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 3 के साथ ओपन इंटरवल 3 तो हो नहीं सकता, और 3 से जस्ट बड़ा कुछ होगा नहीं, इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 तो हो नहीं सकता, 3 से जस्ट बड़ा क्या होगा? 4, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 7 हियर। दैट्स सिंपल। चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा या जस्ट छोटे जैसी कोई चीज नहीं होती। एक तो पॉइंट ये किया। दूसरा, हमने उसी कॉन्सेप्ट से ये चीजें सीखी, और उससे पहले हमने सीखा कि कोई भी 2 नंबर आप ले लो, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। दैट्स इट। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अब इसने क्या बोला? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या है, क्या मुझे बता सकते हो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये कोई नंबर्स होते हैं। तो पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी जो होता है, ये मेरे कोई नंबर नहीं है, पहली चीज़। ठीक है ना? ये सिर्फ ये बताता है, एक तरह से बोल सकते हो ये कि मैथमेटिक्स में इमोशन है ना, जैसे बोलता हूँ बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव कि कोई भी नंबर बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है या बहुत बड़ा नंबर होगा, तो दैट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से। और वही चीज़ अगर नेगेटिव साइड में हो रही होती है, नेगेटिव नंबर की तरफ हो रही होती है, तो उसके लिए हम नेगेटिव इन्फिनिटी का यूज करते हैं। बट दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। पहली चीज़ होप सो क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बच्चों के दिमाग में आती है कि सिर्फ 1/0 जो होता है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, बट ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। कहीं पे आपको 1/0 लिखा हुआ मिल जाए और उसको आप क्या लिख दोगे? इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दोगे, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर हम लिमिट्स में ऐसा करते हैं, तो बेटा अगर लिमिट्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर जब हम लिमिट्स की बात करेंगे तब मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि 1/0 वहाँ पे ये 0 की तरफ जा रहा होता है, ना कि 0 होता है। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 की तरफ जा रही होती है, तो ओवरऑल वैल्यू जो होती है इस फ्रैक्शन की वो कहाँ जा रही होती है? बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रही है। दैट्स वाई हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0। अगर 1/0 एग्जैक्ट 0 अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो इट मीन्स ये कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये होती है कि 1/0 जैसी चीजें अगर आपको कहीं पे आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है, इसका मतलब आपने 99% केस ऐसा है कि आपने कोई ना कोई ब्लंडर किया है कैलकुलेशन में। ठीक है, सो 99% केसेस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चीजें क्लियर? ठीक है, ऐसा मिलना, और मैं सिंपली बोल सकता हूं कि 1/0 का मतलब होता है दिस इज नॉट डिफाइंड। सिंपली ये मेरा डिफाइन ही नहीं होता है, या अनडिफाइंड बोल दो। चीजें क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1/∞ आपको मिले तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड।
ये दोनों ही चीज़ें क्या रहती है मेरी, नॉट डिफाइन रहती है, तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिट का केस मैंने बता दिया, बाकी लिमिट में पढ़ेंगे कि वहां पे क्या हो रहा होता है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी, ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा होता है, देन हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये टोटल ओवरऑल फ्रैक्शन जो है जीरो की तरफ जाएगा, हम जीरो की तरफ जाएगा ये बोलते हैं। लिमिट्स में यही तो पढ़ते हैं ना, किसकी तरफ जा रही है वो वैल्यू हम बताते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वहां पे हम जीरो लिख देते हैं या इन्फिनिटी लिख देते हैं इस केस में। बट एग्जैक्टली इन द रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स अगर लिमिट्स आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, लिमिट्स यूज करो या ना करो डजेंट मैटर, अगर ये जीरो एग्जैक्ट जीरो है, ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड एंड दिस एग्जैक्ट इन्फिनिटी मींस दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड। बट ये चीजें रेयर मिलती हैं। चीजें क्लियर? तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, पहली बात तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, ठीक है, एंड देन आपको मूव करना चाहिए। तो होप शो अब इन्फिनिटी में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक दो सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो कहीं पे आपको अगर ऐसा लिखे, ये सिंबल देखा आपने, V एंड देन क्रॉस, तो ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या मतलब है? फॉर ऑल। ठीक है, जैसे आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, f(x) इज इक्वल टू समथिंग, वो कुछ भी दे देगा एंड फिर बोलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिखा हुआ मिलता है। सो दिस इज फॉर दैट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इस चीज का सिंबल होता है। ठीक है, और एक आपने ऐसे देखा हो उल्टा e लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो समटाइम्स आपको लिखा हुआ मिलता है कि कोई फंक्शन देगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर दिस फॉर दिस वैल्यू इज दिस, इसका टाइप का जो मिलता है, इस वहाँ पे हम देयर एग्जिस्ट लिखने की बजाय ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये सिंबल यूज किया हो तो उसका मतलब क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब देयर एग्जिस्ट एंड फॉर दिस फॉर ऑल, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंबल, आपने देखो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला सिंपली कि x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा सर, सिंपल सी बात है 4 के इक्वल होगा, ऐसा नो, यानी x इक्वल टू 2 अगर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इम्प्लाइज दैट इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। यस नो, यस, सिंपली मैं बोलता हूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, प्लस माइनस 2। यस नो, यस, अच्छा, ये मतलब होता है इसका सिंपल सा। ठीक है, अब इस पे आप कुछ ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हो, जैसे कि ये हटा दूं भाई, जैसे मैंने पहला ही बोला। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सिंपल सा सर, x अगर 2 होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट दिस इज अ ट्रू। यस नो, यस। अब सेकंड में मैं आया और मैंने ये बोला कि x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट, मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू 2। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या होगी सर, 2 होगी। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आधा सही है ये, कि सर x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2, यही देखा ना, x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x की वैल्यू 2 और -2 दोनों के लिए होगा, तो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका मतलब ये नहीं है। चीजें क्लियर? और सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 बोल दूं तो भी ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, फॉल्स। वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी मेरी, फॉल्स रहेगी। चीजें क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि इफ sin x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू 0, क्या स्टेटमेंट सही है? तो sin x 1 कहां होता है, 90 डिग्री पे। जैसे नो, cos x 0, cos 90 क्या होगा, 0 होता है सर। और फिर से अगर मैं एक राउंड मार लूं, क्योंकि 90 अगर मैं 270 पे चला जाऊंगा तो 270 पे ये -1 हो जाता है। ठीक है, वहां पे भी ये 0 होता है, लेकिन ध्यान से देखो कि जहां ये 0 होगा ये यानी ये 90 पे होगा, यानी अगर मैं बनाऊं तो ये 90 पे होगा, देन एक राउंड पूरा मान लो, यानी 360 प्लस 90 अगर मैं करता हूं यानी 450 पे ये फिर से क्या होगा, 1 ही होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू। बट अगर मैं इसी चीज को ऐसे कर दूं कि cos x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट sin x इज इक्वल टू 1, क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट अब सही है? तो cos x 0 कहाँ होता है सर, 90 पे 270 पे, सो 90 पे cos 90 इज 0, इट्स ओके, sin 90 इज 1, दैट्स ओके। बट एट 270 cos 270 इज 0 बट sin 270 इज -1, इट मीन दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और ये चीजें आई थिंक हमें पता होगा कि किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स होने के लिए सिर्फ एक पॉइंट इनफ है
कि कहीं भी एक पॉइंट पे अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो इट मीन्स वो फॉल्स है, बाकी चाहे करोड़ों पॉइंट्स पे वो क्या हो, ट्रू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो होप सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो कि अगर मुझे ऐसे लिखा हुआ मिलता है या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिमिलरली दिस इज फॉर लेस देन और इक्वल टू। मतलब क्या कहने का कि यहाँ पे जो नंबर होंगे, ये जो नंबर होगा इसके राइट साइड में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने लिख दिया 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो 7 है या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मेरी पहली कंडीशन कि 7 जो है वो 2 से बड़ा है, हम सबको पता है, तो इट मीन दिस स्टेटमेंट इज सिंपली, अगर मैं ट्रू फॉल्स बोलूँ तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अगर मैं यहीं पे बोलूँ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर 7 7 से बड़ा तो नहीं होता, बट 7 7 के इक्वल होता है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, इट मीन दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। चीजें क्लियर? सिमिलरली आप लेस देन इक्वल टू में भी कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं बोलूँ 7 इज ग्रेटर देन 7, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर 7 7 से बड़ा नहीं होता, तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लिखने का मतलब है और दोनों के बीच में आएगा, यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सिंपल, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, सिंपल है, छोटी सी चीज है। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं लिखता हूं mod x इज इक्वल टू समथिंग, लेट इट इज कुछ भी होगा, a लिख दिया मैंने, ठीक है। सो इसके बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो सिंपली जब आपको मॉडुलस फंक्शन मिलता है ना, तो आप क्या करते हो, इसको लिख देते हो प्लस माइनस एक्स। क्या ऐसा है? क्या ऐसा ही होता है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा ही कर देते हैं, ठीक है, कि अगर मैं आपको इसका आंसर लिखने, जैसे a की बजाय मैंने मान लो 5 लिख दिया, तो हम बोलते हैं सर x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5, यानी x की वैल्यू या तो प्लस 5 होगी या माइनस 5 होगी। बिल्कुल सही बात है, प्लस 5 होगी तो भी 5 मिलेगा, माइनस 5 होगी तो मोड है तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा, प्लस 5 ही मिलेगा, ठीक है। बट क्या ये ऐसा ही होता है? मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब मॉडुलस फंक्शन में आपका प्लस माइनस हटता है, प्लस माइनस लगता है, तो वो एक कंडीशन के साथ लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे ये फंक्शन, जो भी फंक्शन गिवन हो, ठीक है, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। 1 मिनट के लिए, अभी के लिए हम थोड़ा सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब x 0 से बड़ा होगा, तब ये सेम फंक्शन, अगर मैं इसको fx की तरह लिखता हूं, सो दिस fx इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा प्लस x होगा, ठीक है। एंड व्हेन x इज लेस देन 0, ये इक्वल टू का साइन किसी एक के साथ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, तब ये fx क्या हो जाता है, देन इट इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। तो इसको हम इस कंडीशन के साथ लिखेंगे। ये कंडीशन है मेरी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब ये पॉजिटिव होगा, और जब ये लेस देन 0 होगी तब ये क्या होगा, नेगेटिव। बात वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली आंसर आपका वही है, ठीक है। तो वो प्लस माइनस वाली जो कंडीशन है, इस चीज़ के अपने दिमाग में रखें कि डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं लगा सकता, उसके पीछे कुछ कंडीशंस है मेरी, ठीक है। कब प्लस है कब माइनस है, वो कंडीशन ये है कि जहाँ पे भी ये अंदर जो भी फंक्शन गिवन होगा वो 0 होता है, ठीक है। उसके लेफ्ट और राइट में जहाँ ये नेगेटिव हो रहा है वहाँ नेगेटिव होगी वैल्यू, जहाँ ये पॉजिटिव है पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा लेते हैं, x माइनस 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब फिर से मुझे ये मोड हटाना है अगर इस फंक्शन में, तो क्या करोगे? तो एक बार देखो, अब मुझे ये पता लग रहा है कि ये 5 पे 0 हो जाएगा सर। अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूँ तो ये क्या होगा, 0 होगा। ये तो 0 पे ही हो रहा था सिंपली, ठीक है। 6 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी मैं सिंपली इसको बोलूंगा कि ये फंक्शन x माइनस 5 हो जाएगा, कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी, जब 5 से बड़ी होगी, क्योंकि 5 पे 0 होना है तो इक्वल टू का साइन यहाँ लगा दो या नीचे। और जब ये वैल्यू x से छोटी होगी, सॉरी 5 से छोटी होगी, देन दिस बिकम माइनस ऑफ x माइनस 5, द सेम एज हियर, प्लस x एंड माइनस x। तो होप शो ये चीज़ें क्लियर है। अगर मुझे कोई भी टर्म मिल जाती है रूट के अंदर, रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, x y z कुछ भी, ठीक है, तो लेट मैं इसको कैपिटल ए से नोट कर दो, कुछ भी, एनीथिंग बोल दो इसको, ठीक है, इसके अंदर लिखा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैं लिख दिया रूट 16, मेरा आंसर क्या होगा, 4। रूट 25, मेरा आंसर क्या होना चाहिए सर, 5। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे ले लेते हैं कि सर रूट 16 होगा प्लस माइनस 4, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। रूट के अंदर वाली टर्म कभी भी, यानी ऐसे जब मैंने कोई चीज़ लिख दी तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी मुझे,
पॉजिटिव मिलेगी। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 गिवन होता है तब तो आप ये बोलते हो कि एक्स इज इक्वल टू +-4 होगा। क्या सुनो? यस बिल्कुल बोलते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात भी सही है। तो फिर दोनों में तो तालमेल नहीं बन रहा। एक तरफ बोल रहे हो कि रूट वाले टर्म सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए और यहाँ पे आप वही काम कर रहे हो। यहाँ से हम ऐसे ही तो करते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू √16 लिख देते हैं एंड देन फिर हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू +-4। ये सुनो, ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो बेटा, √16 मीन्स ऑलवेज 4। यहाँ पे हम क्या बता रहे होते हैं? यहाँ पे हम बता रहे हैं कि x इक्वल टू 16 है, इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है? सर x की जगह 4 रखो तो भी 16 मिलेगा, -4 रखोगे तो भी 16 मिलेगा। तो ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है ना तो हम ऑलरेडी पहले ही ± लगा देते हैं। √16 इज ऑलवेज 4, ठीक है, बट ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो हम पहले से ± लगा लेते हैं। क्यों लगा देते हैं? उसका रीजन ये है हमारे पास कि भाई किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका सेम आने वाला है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें इस टाइप से अगर आपको चीजें मिलती है देन आपकी दो वैल्यूज आती है ± में। बट अगर आपको डायरेक्टली ऐसे मिले, यानी सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे x इज इक्वल टू √16, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? मेरा आंसर होगा सिर्फ 4। √16 इज ऑलवेज 4। अगर यही क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दिया हो सॉरी, ठीक है, ऐसे गिवन हो तो अब मेरी x की वैल्यूज दो पॉसिबल है, दैट इज योर +-4, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं सर इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हो, और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इनिशियली मुझसे पूछा क्या गया है। अगर मुझसे ऐसी चीजें पूछी गई है तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 4, बट अगर मेरे पास ऐसे पूछा गया है मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तरह से बोल सकते हो। तो इसके रूट कितने हैं? 2। ये कैसी है? लीनियर इक्वेशन। रूट कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा, ठीक है। तो मुझे इनिशियल स्टेज पे ये चीजें चेक करनी है कि ये ऐसे गिवन है मुझे कि ऐसे गिवन है। ऐसे गिवन है द आंसर इज 4 सिंपली, ऐसे गिवन है तो +-4, ठीक है। सिंपली अब एक चीज और देख सकते हैं कि अगर मुझे मिलता है √(x²) इस टाइप से कोई चीज, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू mod x। ये चीज अपने दिमाग में रखें, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। x² का रूट को होगा, हम डायरेक्टली स्क्वायर से रूट पावर काट दें, बच्चों वाले काम कर देंगे ना, ऊपर रूट है सर नीचे स्क्वायर है तो x की पावर 2 × ½ हो जाएगा, 2 से 2 कट गया इक्वल टू x आ गया। ये गलत है, ठीक है, ये बच्चे करते थे अब, ठीक है, लेकिन वो सही करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे ये x हमेशा ही पॉजिटिव रहता था, ठीक है, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे जिससे मैंने बोला कि अगर मैं लिखता 2² का रूट है, सो दिस सिंपली इक्वल टू 2, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। ये सिंपल है, बहुत सही है, ठीक है, इसका आंसर 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑलवेज 2, ठीक है। तो बच्चे जो करते थे ना इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे। अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास ये गिवन है सर टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट। अब बताइए अब क्या आएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट है मेरे पास, ठीक। तो बच्चों के हिसाब से तो मेरा आंसर आना चाहिए टेंजेंट थीटा, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑलवेज बी लाइक दिस, मोड टेंजेंट थीटा। क्यों? अगर मान लो मैंने मोड नहीं लगाया, क्या आपको पता है थीटा क्या है? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी? नेगेटिव आ जाएगी सर। और अभी स्टार्टिंग से हम बोलते आ रहे हैं कि सर रूट के अंदर कोई भी चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए? सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे मोड लगाना है ताकि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, थीटा चाहे कुछ भी हो। तो इस चीज को हमेशा कैसे लिखोगे? मोड x के अंदर लिखोगे। अब फिर मुझे x की प्रॉपर्टी देखनी है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैंने यहाँ ये लिखा, और अगर मैं बोल दूं कि थीटा इज लाई बिटवीन 0 एंड π/2, ठीक है, π/2 पे डिफाइन नहीं तो टेंजेंट, तो मैंने इक्वल टू का साइन हटा दिया। 0 से π/2, 0 से 90 के बीच में डिफाइन है। अब मुझे पता है सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो अब बेटा चाहे मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 पे मोड लगा दूं तो बेटा 5 तो पॉजिटिव है ना, तो इस पर मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट, द सेम थिंग इज है। सो होप शो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ इनइक्वालिटीज से रिलेटेड चीजें करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि इनइक्वालिटीज मीन्स द सिंबल इज समथिंग लाइक दैट, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन, कुछ भी मिल सकता है, डजंट मैटर, वो हम पहले से जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हमें पता है कि कोई भी नंबर मैंने के लिया, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, डजंट मैटर, कुछ भी हो,
अगर मुझे इनइक्वालिटीज ऐसी गिवन है तो किसी भी नंबर को मैं प्लस माइनस यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं दोनों तरफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनो, इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो नंबर ऐसे गिवन है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 7 इज ग्रेटर देन 2, फिर से वही ले लिया, एडिंग बोथ साइड 5। अगर मैं दोनों तरफ 5 को ऐड कर दूं तो इस इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज ऑलवेज 12 इज ग्रेटर देन 7, ये ऐसा ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दोनों तरफ अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सो दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम -3, तो इनइक्वालिटीज पे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इनइक्वालिटीज में आप कोई भी नंबर, कुछ भी हो, डजंट मैटर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, आप उसको दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज इफ k इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने बोला कि k मेरा क्या है, अगर पॉजिटिव है, अगर k मेरा पॉजिटिव है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कि कोई भी इनइक्वालिटीज हैं, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो आप इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो या फिर दोनों तरफ उस k से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस बिकम 14 इज ग्रेटर देन 4। दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, दैट बिकम 7/2 इज ग्रेटर देन 2। क्या ट्रू है? ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द नेक्स्ट कंडीशन इज इफ k इज लेस देन 0, अगर मेरा k जो है वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो क्या होगा? अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या होगा, हमेशा इनइक्वालिटीज मेरी क्या होगी, चेंज होगी। यानी अगर मैं एक नंबर जो कि 0 से छोटा है या नेगेटिव है, तो अगर मैंने a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, दोनों तरफ मुझे k से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, कुछ भी करो, तो उस कंडीशन में मेरी इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाएगी, यानी दूसरी तरफ चली जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द सेम 7 इज ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम -14 एंड दिस बिकम -4। कौन सा बड़ा है सर? -4 बड़ा है। सो दिस इनइक्वालिटीज बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन यू कैन गेट a डिवाइड बाई k इज स्मॉलर देन इक्वल टू b डिवाइड बाई k हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस इनइक्वालिटीज को लेके। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, डजंट मैटर। पहली चीज, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में अगर पॉजिटिव नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन एज इट इज रहेगा, नेगेटिव से कर रहे हो तो साइन फ्लिप हो जाएगा, दूसरी तरफ घूम जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे दिया। चीजें क्लियर? अब कुछ बच्चों के दिमाग में हंसते हैं सर 0 से करे तो, बट एडिशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 0 से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी, जैसे हम इक्वेशन में भी करते हैं, 2 इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 0, सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं करना है कभी भी, चीज ध्यान रहेगी। और डिवीजन नीचे किया जाएगा तो वो तो डिफाइन ही नहीं बचेगा, यानी हम ब्लंडर कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। होप शो यहाँ तक चीजें क्लियर। अब चीजें ये आई कि मैंने बोला कि सर पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन एज इट इज रहेगा, नेगेटिव हो तो साइन फ्लिप हो जाएगा। अब अगर मेरे पास कोई भी अननोन नंबर है, इसको हटा दूं एक बार, ठीक है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है और मैंने दोनों तरफ कोई भी एक इक्वेशन, लेट बी मैंने x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अब कुछ बच्चों को सर करने को तो कर ही सकते हैं, ऐसे लिखना ही तो है। ठीक है, x + 1 × b, यस और नो? यस, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाली जो टर्म है क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? कौन सी है? आपका आंसर क्या होगा? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब मेरा आंसर होगा सर अगर वैल्यू -1 से छोटी है तो ये नेगेटिव होगा, अगर -1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, और -1 पे ये क्या होगा? 0 होगा। तो एग्जैक्ट साइन क्या मुझे इसका पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या वैल्यू ऑफ x गिवन है मुझे? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखे कि जब मुझे किसी का साइन नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटीज में आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फिर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। उसका रीजन मैंने दे चुका हूं कि जब पॉजिटिव होता है साइन मेरा सेम रहता है, जब नेगेटिव होता है साइन फ्लिप कर जाता है। तो जब मुझे यही नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैं कौन सी इनइक्वालिटीज रखूंगा? क्या मैं साइन सेम रखूंगा या फिर मैं उसको फ्लिप कर दूंगा? क्या रखूं? मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये चीज अपने दिमाग में रखें। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में एक चीज और आती है कि कई बार मुझे नंबर जरूर थोड़ी a/b मिले,
मुझे नंबर ऐसे ही मिलते हैं ना, a बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी बाई डी। तो अगर मुझे b या d किसी भी एक नंबर का साइन नहीं पता तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, कि मान लो इस b की जगह कुछ भी हो, कुछ भी लिखा मैंने रैंडमली x+2, तो अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाना चाहता हूं, इनइक्वालिटीज की दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं, और अगर मुझे उसका साइन नहीं पता है तो सेम कंडीशन वर्क करेगी यहाँ पे। तो उस कंडीशन में भी क्या करना है आपको, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। वो बच्चों वाले काम होते थे ना, पहले करते थे नंबर को फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, वहां पे चीजें सिंपल होती थी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर सब कुछ पॉजिटिव जब होगा तो आप कर सकते हो, आप कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव, आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप पॉजिटिव में भी कर सकते हो, लेकिन कंफर्म होना चाहिए कि मेरा साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखना चाहोगे? सो देखो एक बार, लेट मी, मैंने बोला 7/2 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे पता है ये 2 पॉजिटिव है सर, ठीक है, तो इसको मैं तो लेके जा सकता हूँ, तो 7 इज ग्रेटर देन 2 होगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2 आ गया, तो सही है, नो प्रॉब्लम। अगर ये 7 डिवाइड बाय -2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है? सर ये नेगेटिव नंबर है, छोटा होगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा मुझे अगर नेगेटिव साइन है तो। ठीक है, अब इस -2 को उधर लेके जाओ, ठीक है, तो क्या होगा, 7 इज लेस देन -2, क्या ऐसा पॉसिबल है? -2 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये साइन फिर से क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, मैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां ध्यान से देखो, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, हम जानते हैं सर साइन एज इट इज रहेगा। यहां पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो साइन क्या हो जाएगा, मेरा फ्लिप हो जाएगा। आई दिमाग में? तो इसीलिए ये सारी चीजें इंटररिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो तो ये सारी चीजें इंटररिलेट ही कर रही है, एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है बस। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल दो, ठीक है, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रहेगी कि जब तक इनइक्वालिटीज में आपको किसी भी टर्म के साइन के बारे में नहीं पता, तब तक आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर मेरे पास x² + 4 है मान लो, क्या मैं इसको इस इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस और नो? तो पहले मैंने देखा, क्या मुझे इसका साइन पता है सर? मुझे पता है सर x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। 4 ऐड करोगे तो x² + 4 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगा। यस और नो? यस, यानी ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो पॉजिटिव रहने वाला है तो मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव में साइन क्या रहेगा सर? सेम रहेगा, सॉरी, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स सिंपल। सो होप शो ये चीजें क्लियर है। सो इसको हटाऊं, एक छोटी छोटी चीजें और, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, a² b², तो क्या होगा? इनके बीच में कैसे साइन आना चाहिए? तो अब यहां से फिर से थोड़ी चीजें डिपेंड करती है कि अगर मेरा a और b दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, या a और b दोनों ही नेगेटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव है या a और b दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है, तो मैं कंफर्म बता सकता हूं। कैसे बता सकते हो? ध्यान से देखो, मैंने बोला 7 इज ग्रेटर देन 2, दोनों क्या है सर? पॉजिटिव, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू गेट 49 इज ग्रेटर देन 4, इट इज ऑलवेज ट्रू। यानी मेरा साइन जो है इनइक्वालिटीज का हमेशा सेम रहेगा अगर ये दोनों क्या है सर? पॉजिटिव हैं। पहली कंडीशन मैंने ली। अब दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब -7 हमेशा छोटा होगा -2 से। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू गेट 49 एंड दिस गेट 4, यानी साइन मेरा इस कंडीशन में क्या हो रहा है? फ्लिप हो जा रहा है। तो बाई चांस अगर भूल भी जाते हो ना चीजें, तो ये चीजें ऐसे आप याद रख सकते हो, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जब दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड कंडीशन जब दोनों नेगेटिव होंगे तो साइन फ्लिप हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ना कि -7 हो और +2 हो, कैसा पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 7 प्लस का हो और -2 हो, ठीक है, या फिर एक काम करो, दिस इज नेगेटिव, नो प्रॉब्लम, लेट इट इज 1, ओके। सो अब देखो ध्यान से,
अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो साइन मेरा क्या हो गया फ्लिप, ठीक है। बट इन दिस केस अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये तो 1 रहेगा और ये हो जाएगा 4, तो अगेन मेरा साइन क्या कर गया फ्लिप। तो यानी अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है। और एक एग्जांपल और लिया जा सकता है -7 और लेट बी इट इज 9, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट 49 एंड यू गेट 81, ठीक है। तो यहां पे क्या चीजें दिख रही है आपको, यहां दोनों पॉजिटिव है साइन सेम रहेगा, दोनों नेगेटिव है साइन फ्लिप हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में क्या हो रहा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में डिपेंड कर रहा है इनका मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ठीक है। यहां 7 का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो मेरा साइन जो है ग्रेटर वाला हमेशा इसकी तरफ रहेगा, साइन को भूल जाओ, ठीक है। तो जब स्क्वायर करोगे तो इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो साइन इसकी तरफ ही आएगा, यहां पे नेगेटिव वाले का ज्यादा था तो नेगेटिव वाले की तरफ आएगा। तो यहां पे मैं जनरल रूल डिफाइन नहीं कर सकता, जनरल रूल क्या बना सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा नंबर बड़ा है स्क्वायर के बाद जो इनइक्वालिटीज है उसकी तरफ फ्लिप हो जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चीजें क्लियर, होप इट इज क्लियर। सिमिलरली आप रूट वाली चीजें कर सकते हो कि अगर मैंने रूट ऑफ 49 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 2 होता है, ये सुनो, ठीक है। तो जैसे और सिंपली सॉरी पहले मैं लेता हूं 49 इज ग्रेटर देन 2, परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं 4 है। अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, तो रूट के कंडीशन में तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इनइक्वालिटीज हमेशा सेम रहेगी। तो होप सो ये चीजें क्लियर, ठीक है। लास्ट पॉइंट आज का एंड वो क्या है कि अगर मुझे मिले a इज ग्रेटर देन b, एक मिल गया c इज ग्रेटर देन d, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस d, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कि जैसे मुझे मिला 7 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। एडिंग बोथ यू गेट 12 इज ग्रेटर देन 5, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, ठीक है। बट अब ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, ग्रेटर देन वाली ये वाली टर्म एक तरफ ऐड करनी है और ये वाली एक तरफ करनी है, ऐसा नहीं कर देना कि इसको इसमें ऐड कर दो इसको इसमें ऐड कर दो, फिर मुझे कुछ नहीं पता क्या आने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो मैंने किया ऐड, अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवीजन करना हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली इससे कुछ नहीं बता सकते कि मेरा इनइक्वालिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर वाले ग्रेटर की तरफ हो गए और स्मॉलर वाले स्मॉलर की तरफ ऐड हो गए, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुछ नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कि मेरा एग्जाम्पल क्या है। एंड देन अगर मुझे उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ रहा है तो सिमिलरली हम एक साइड वाली चीज़ों को करेंगे एंड देन वो जो रिजल्ट मुझे मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि मेरा साइन क्या होगा। तो इन जनरल हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते या फिर ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे ये वाले नंबर मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें तो मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट करने में क्या मिलने वाला है, ठीक है। बट इन जनरल मेरे पास क्वेश्चन क्या होंगे, अननोन होंगे, मीन्स x+7 होगा 2x+5 ऐसे कुछ नंबर्स मुझे गिवन होंगे, तो उनके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ एडिशन कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ जब मुझे कोई दो चीज़ें ऐसी मिलें। होप शो इट इज़ क्लियर, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउ नहीं है, दैट्स इट। तो आज के लिए होप शो इट इज़ इनफ, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें थी हमारे पास और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें लेके चलोगे तो आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो होप शो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, वहाँ से अपने डाउट ले सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में करें। अगर ज़्यादा बच्चे करते हैं तो मैं उस वीडियो को प्रेफरेंस देके पहले से ही आपको बना के दूंगा। होप शो इट इज़ क्लियर। सो अभी के लिए